में मैंने इसे पिछली हिस्ट्री की वीडियो में आपको बताया था। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि किसने किसने आक्रमण किया था। यूनानियों ने आक्रमण किया था, शक वंश वालों ने आक्रमण किया था। तो जब छोटे छोटे शासकों का शासन था तो उस समय विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। तो उन विदेशी आक्रमणों के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोबारा फिर एक बार भारत पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे गुप्त वंश कहा गया। तो उसी गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश के बारे में हमें पता कैसे चला? तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया गया है। तो हमें साहित्यिक स्रोत, बौद्ध ग्रंथ और कुछ विदेशी विवरण हैं जिनसे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला है। जैसे कि अगर हम साहित्यिक स्रोत देखें तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस, इनसे हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला है। अगर हम बौद्ध ग्रंथ देखें तो आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसबंधु चरित जैसे बौद्ध ग्रंथों से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली है। और अगर हम विदेशी विवरण देखें तो फाहियान, ह्यांगसांग और अलबरूनी, इनकी रचनाओं से भी हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला है। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे। इसे पिछली वीडियो में हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था ना। तो ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंतों ने ही आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की थी और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। तो इसमें थोड़ा मतभेद है। कईयों का मानना है कि गुप्त थे वो ब्राह्मण थे, पर कईयों का मानना है कि ये वैश्य थे, पर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वैश्य थे। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। अब हम आगे देखते हैं। तो एक एक करके अब हम गुप्त वंश के जिन महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसने? श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है, किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। तो श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना, पर इसने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जो हम इतिहास में पढ़ें। बस आपको इतना याद रखना है कि श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र घटोत्कच। इसने भी अपने पिता की तरह महाराजा की उपाधि धारण की। इसके पिता ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो घटोत्कच के बाद अगला शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वैसे तो जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, पर इसने कोई ऐसे कार्य नहीं किए महत्वपूर्ण, बस इसने स्थापना कर दी। पर जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। यह एक महत्वपूर्ण राजा था गुप्त वंश का। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इसका राज्य अभिषेक हुआ था उस समय 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। किसने की थी? तो आपसे पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इसका राज्य अभिषेक हुआ था तब इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। संवत यानी कि कैलेंडर। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। और इसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। उसके बाद देखते हैं तो अगला शासक बना समुद्रगुप्त। तो यह कुमार देवी का पुत्र था। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था कुमार देवी से, तो कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त। यह अगला शासक बना। और समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। दोहित्र यानी कि नाती, क्योंकि इसके पिता की शादी कहाँ से हुई थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से हुई थी। तो ये अपने आप को लिच्छवी का नाती कहता था। और समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और जबकि दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को भी पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। ये भी अभी एसएससी में पूछा गया था कि हरिसेन किसके दरबार के कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसके वीणा बजाते हुए चित्रों का अंकित किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने सिक्के चलाए थे जिस पर वीणा बजाते हुए चित्रों का अंकित किया गया है? तो ये कौन था? समुद्रगुप्त। इसके वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए गए थे स्वर्ण मुद्राओं पर, याद रखिएगा। ये कौन था? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक बना रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु ये एक अयोग्य शासक था। इसका ज़्यादा देर तक शासन भी नहीं रहा, एक ये अयोग्य शासक था। तो उसके बाद अगला शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक पर विजय के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, इसने जब शक शासकों को पराजित किया उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी कि शूरवीर। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के चलवाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ये ज्ञात होता है किसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। याद रखिएगा, जो ये लौह स्तंभ है ये 1600 वर्षों से भी अधिक समय से ऐसे ही खुले वातावरण में खड़ा हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा, जबकि ये 98% लोहे से बना हुआ है। ये बात दुनिया भर के लिए आश्चर्य का विषय है कि खुले वातावरण में ये इतने वर्षों से खड़ा है पर इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। तो ये मेहरौली लौह स्तंभ से पता चलता है कि बंगाल पर भी किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। तो इन 9 विद्वानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विद्वान किस राजा के शासन में था, तो आपको याद होना चाहिए। तो पहले नवरत्न थे धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के ज्ञानी थे। दूसरे हैं शपनक, ये विद्वान और नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। तीसरे थे शंकु, ये ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। चौथे नवरत्न थे बेताल भट्ट, ये तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। पांचवें थे घट खरपर, ये कवि थे। छठे थे वर रुचि, ये व्याकरण अथवा व्याकरण के ज्ञानी थे। सातवें नवरत्न थे अमर सिंह, ये कोशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। आठवें नवरत्न थे वराह मिहिर, ये खगोल वैज्ञानिक थे। और नौवें नवरत्न थे कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालिदास किसके नवरत्न थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। ये संस्कृत के महाकवि थे कालिदास। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से 9 विद्वान थे। धन्वंतरी, शपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, वर रुचि, अमर सिंह, वराह मिहिर और कालिदास। ये नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगले शासक बने कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही इंपॉर्टेंट है इसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। तो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक बना स्कंदगुप्त। और इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त भी गुप्त वंश का ही शासक था, पर इसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट ये है कि एरन अभिलेख मिला है इसके शासन के दौरान, जिससे हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से मिला है? एरन अभिलेख से मिला है। और इसी अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन के बारे में भी जानकारी मिलती है, एरन अभिलेख से, जिससे हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। तो सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी हमें कहाँ से मिली है? एरन अभिलेख से मिली है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो इस वंश का अंतिम शासक हुआ था विष्णुगुप्त।
इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य था ये छिन्न भिन्न हो गया। तो कुमार गुप्त प्रथम तक ही इसके महत्वपूर्ण शासक हुए थे। उसके बाद जो इसके शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे। तो अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त और इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य था ये छिन्न भिन्न हो गया था। तो आगे अब हम देखते हैं गुप्त कालीन रचनाएं एवं उनके लेखक। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं और जो लेखक हैं ये तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न बनता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं कालिदास की रचनाएं। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सातों रचनाएं कालिदास की हैं। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी रचना है? कालिदास की। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास की रचना है। तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, ये किसकी रचना है? कालिदास की। चौथा है रघुवंश। पांचवा है कुमार संभव। छठा है मेघदूतम। सातवां है ऋतु संहार। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए रघुवंश किसकी रचना है, कुमार संभव किसकी रचना है, मेघदूतम किसने लिखा था। तो ये सब रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बना है। उसके बाद देखते हैं तो विशाख दत्त की भी दो रचनाएं हैं। एक है मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? विशाख दत्त की हैं। उसके बाद देखते हैं मृच्छकटिकम, ये किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। अमरकोश, ये किसकी रचना है? अमर सिंह है। पीछे हमने पढ़ा था ना चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न था अमर सिंह, इसने ही अमरकोश लिखा था। तो अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की। उसके बाद है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। उसके बाद है कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। उसके बाद है पंचतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। और नीतिसार किसकी रचना है? कामंदक की। तो ये सभी 15 की 15 रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बना ही है। तो कालिदास की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त की भी मुद्रा राक्षस पूछी जाती है, और इधर मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पंचतंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विष्णु शर्मा की रचना है। तो ये 15 की 15 आपको याद होनी चाहिए। ये गुप्त काल के समय ये रचनाएं हुई थी और ये इनके लेखक हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। तो ये 7 मंदिर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। तो एग्जाम में अभी जो एसएससी के एग्जाम हुए थे उसमें ये 10 अवतार मंदिर पूछा गया था, और इन 7 मंदिरों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है 10 अवतार मंदिर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। तो एग्जाम में यही पूछा गया था कि 10 अवतार मंदिर किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ललितपुर में। उसके बाद है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। उसके बाद है एरन का विष्णु मंदिर। तो एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के सागर में है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में है। उसके बाद है भूमरा का शिव मंदिर। तो ये मध्य प्रदेश के सतना में है। तो ये गुप्त काल में जो मंदिर बने थे ना वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 10 अवतार मंदिर है, बाकी भी एक बार आप पढ़ लेना। तो भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के सतना में है। उसके बाद है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये भी मध्य प्रदेश के पन्ना में है। जैसा कि आप देख रहे हैं ज़्यादातर मंदिर मध्य प्रदेश में ही बने थे। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश के पन्ना में है। उसके बाद है भीतर गांव का कृष्ण मंदिर। तो कृष्ण मंदिर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और उसके बाद है नागौद का शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश के सतना में है। तो ज़्यादातर मंदिर मध्य प्रदेश में है, 2 ही हैं जो उत्तर प्रदेश में है। एक है दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, और बाकी के सभी मंदिर मध्य प्रदेश में है। एक बार आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखते हैं गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। तो गुप्तकालीन समाज भी परंपरागत रूप से उन्हीं 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन्हीं 4 वर्गों में गुप्तकालीन समाज भी विभाजित था। और गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला, और भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमने देखा ही था कि सती प्रथा का भी प्रमाण मिला था। तो गुप्त काल में बाल विवाह और सती प्रथा इसका प्रमाण मिला है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था ये कृषि था, और भू राजस्व ही राज्य की आय का एक मुख्य साधन होता था, यानी कि भूमि पर लगने वाला कर। तो भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य कर देख लेते हैं जो गुप्त काल में लगते थे। तो सबसे पहला कर है विष्टि कर। यह बिगार
या निःशुल्क श्रम था। तो इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति मजदूरी करता था उसे कोई मुद्रा या उसके बदले में उसे कुछ दिया नहीं जाता था, तो उसे निःशुल्क श्रम करवाया जाता था, वो था विष्टि कर। दूसरा है बलि, तो गुप्त काल में धार्मिक कर था ये बलि। तीसरा कर है वात भूत, तो वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर, इसे वात भूत कहा जाता है। तो पहले के समय वर्षा के लिए पानी के देवता को खुश करना पड़ता था, तो उसके लिए भी कर लिया जाता था वात भूत, याद रखिएगा। उसके बाद है भत्त या भट्ट कर, तो ये एक पुलिस कर था। उसके बाद है प्रणय, तो ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था, उसका नाम था प्रणय। उसके बाद है चार आसन कर, तो ये चारागाहों पर, तो ये जो कर था ये चारागाहों पर लगाया जाता था, तो चारागाहों पर जो शुल्क लगता था उसे चार आसन कहा जाता था। उसके बाद है चाटन कर, तो चाटन कर क्या होता था, तो लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर होता था, तो लुटेरों से बचाने के लिए जो कर लगता था उसे चाटन कर कहा जाता था। उसके बाद है दशा अपराध, तो 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने, तो 10 प्रकार के अपराधों पर जो जुर्माने लगाए जाते थे उसे दशा अपराध कहा गया। उसके बाद है हल दंड, तो हल पर लगाया जाने वाला कर, हल पर भी उस समय कर लगता था, उसे हल दंड कहा जाता था। ये कुछ अन्य प्रकार के कर थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, याद रखिएगा, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। और गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। हमने पीछे देखा ही ना कि एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। उसके बाद है कि इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, और देश का एक सर्वोच्च होता था जिसे राजा कहा जाता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जो कि ग्रामीण के अधीन होती थी। और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उन्हें दिनार कहा जाता था। और गुप्त काल के जो राजा थे उनकी जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, ये भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये श्रीगुप्त था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो भारत का नेपोलियन कौन था, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे कहा गया। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का संबंध बताइए किस शासक से है, तो भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में हमें जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है, और इसी अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था। तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बताइए फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री था फाहियान वो भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, जब उन्होंने शक शासकों को हराया था। तो ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलती थी उसे दिनार कहा जाता था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो किस कवि की रचना है ये, तो ये कालिदास की रचना है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो बताइए अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नवरत्न थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, किस उपलक्ष्य में की थी, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था तो उस समय इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह के प्रमाण हमें कब से देखने को मिले हैं, तो गुप्त काल में, ऑप्शन सी
इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन